हाँ स्टूडेंट, देखिए अपना टॉपिक चल रहा था फ्रॉड। और फ्रॉड के मामले में मैंने आपको कपट के प्रकार पूरे कंप्लीट बता दिए थे। कपट के संबंध में अंकेक्षक के क्या दायित्व हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं कि अगर मान लीजिए ऑडिटर ऑडिट करता है और उसे कोई फ्रॉड डिटेक्ट होते हैं तो वो किसको रिपोर्ट करेगा, कहाँ रिपोर्ट करेगा। तो रिपोर्टिंग के मामले में एक सेक्शन तो आप मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सी 143 की सबसेक्शन 12। तो अगर किसी को याद हो तो बताओ। धारा 143 की उपधारा 12 मैंने आपको कंपनी ऑडिट में पढ़ाया था, याद है किसी को? क्या बताया था बताओ। एक मिनट, ऐसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक बोलो, कोई भी आप बोलो, चलो क्या बोल रहे हो। नहीं वो तो बात की बात है कितने का फ्रॉड है। पहले बताओ कौन सा फ्रॉड है, कौन सा फ्रॉड है। मैंने आपको ये बताया था कि यदि अंकेक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है, यदि अंकेक्षक के पास यह विश्वास करने का कारण है, इफ ऑडिटर हैज रीजन टू बिलीव कि सब कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी द्वारा कपट किया जा रहा है तो वो रिपोर्ट करेगा। अब किसको रिपोर्ट करेगा और वो सब तो बात की बातें हैं। ये लाइन से क्या समझे ये बताओ। ये जो दो लाइनें मैंने आपके सामने लिखी इसका मीनिंग क्या है, बहुत बारीकी है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको। बताओ मैं ये क्या लिख गया, मैंने क्या बोल दिया है यहाँ पे, बताएंगे आप? बताओ बेटा क्या क्या समझे इसका मतलब। उसके पास ये विश्वास करने का क्या है, कारण है। अब यहां मैं आपसे जो चीज पूछता हूं वो बताना। आप ऑडिट करने गए, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो, बट यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं है, आपको डाउट है कि कुछ तो बात अलग हो गई ना। क्या वो रिपोर्ट होंगे? बताओ रिपोर्ट होंगे या नहीं होंगे। एक होता है कि आपके फ्रॉड पकड़ में ही आ गई कि देखो ये रहा फ्रॉड, आपके नोटिस में आ गई। एक ही होता है कि मैनेजमेंट ने खुद नहीं चला के कह दिया कि हमारे यहाँ क्या हुए थे। भाई हो सकता है उनके कर्मचारी ने किसी ने चोरी करी हो, तो मैनेजमेंट ने कह दिया भाई हमारे यहाँ दो कर्मचारी चोर आ गए थे, उन्होंने चोरी करी और इतने का हमारे को नुकसान हुआ। तो तीन बातें बता दी मैंने। क्या क्या बता दी? एक, जो अंकेक्षक के नोटिस में आ गए यानी कि ध्यान में आ गए। एक तो ये कि जो अंकेक्षक के नोटिस में आ गए। एक ऐसे फ्रॉड जो प्रबंधकों ने किसको बताए, अंकेक्षक को बताए, प्रबंधकों ने अंकेक्षक को बताए। और एक सस्पेक्टेड फ्रॉड, संदेह है, कंफर्म नहीं है, हम लग रहा है हमको कि कुछ तो, पर लग ही रहा है, बस प्रूफ नहीं है पर डाउट है। मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ कौन सा कपट यहां पे रिपोर्ट किया जाएगा। यहां पर जो ये लैंग्वेज है ना कि विश्वास करने का कारण है, इसमें तीनों क्या हो गए, कवर हो गए। तो धारा 143 की उपधारा 12 के तहत सस्पेक्टेड फ्रॉड को भी क्या किया जाएगा, रिपोर्ट किया जाएगा। आपका काम है रिपोर्ट करने का, रिपोर्ट कर दो, फिर जो सरकार जाने और कंपनी जाने। आपके पास ये विश्वास होने का कारण होना चाहिए कि आपको डाउट है क्यों है, बस। तो ये लाइन समझ में आ गई क्या? तो धारा 143 की उपधारा 13 में कौन से फ्रॉड रिपोर्ट किए जाते हैं बताओ।
धारा 143 की उपधारा 12 के तहत कौन से फ्रॉड रिपोर्ट किए जाते हैं? सभी प्रकार के फ्रॉड, चाहे वो आपके ध्यान में आ गए, चाहे मैनेजमेंट ने बता दिए, और चाहे आपको डाउट है। एक बात समझ गए इस लाइन का अर्थ। दूसरी लाइन का अर्थ क्या समझिए बताओ। फ्रॉड हो रहे हैं, कहां हो रहे हैं, कौन कर रहा है? अब मैं आपसे जो पूछूं बताना, कंपनी में फ्रॉड नहीं हो रहे, कंपनी फ्रॉड कर रही है, कंपनी द्वारा कपट किया जा रहा है। दोनों लैंग्वेज में फर्क है साहब। एक तो ये कि हमारे यहां फ्रॉड हो रहे हैं, एक ये कि हम खुद ही फ्रॉड हैं, हम ही फ्रॉड कर रहे हैं। तो धारा 143 की उपधारा 12 में कौन सा फ्रॉड आएगा? जो फ्रॉड किस में हो रहे हैं? कंपनी में। ये इसमें नहीं आएगा। बोलो समझ में आ गया क्या? तो फ्रॉड की रिपोर्टिंग समझ गए। धारा 143 की उपधारा 12 में कौन से फ्रॉड रिपोर्ट होंगे? जो कंपनी में हो रहे हैं, जो कंपनी में हो रहे हैं, जिसका हमको क्या है, डाउट है, वो रिपोर्ट होंगी। एक आपने मेरे से पढ़ी थी कारो 2020, कारो 2020, बताओ फुल फॉर्म। कंपनी ऑडिट रिपोर्ट ऑर्डर 2020। ये आपने मेरे से ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑडिटर को जिन कंपनियों पर कारो लागू है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के ऊपर क्या करनी होती है, रिपोर्ट। और टोटल कितने पॉइंट थे इसमें एक्स्ट्रा? 21 में से जो 11वें नंबर का पॉइंट है, जिसको हम कहेंगे क्लॉज 11, क्लॉज 11 ये कहता है कि यदि कोई फ्रॉड किया गया है, किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, या फिर फ्रॉड हुआ है कहां? कंपनी में। वो दोनों रिपोर्ट होंगे यहां पे। जो कंपनी में फ्रॉड हुआ वो भी, और जो कंपनी द्वारा कपट किया गया वो भी। लेकिन कौन से होंगे? ये केवल दो। कौन से दो? ये दोनों। यानी कि कारो के तहत कौन से फ्रॉड रिपोर्ट नहीं होते हैं? सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड फ्रॉड कहां रिपोर्ट होते हैं? धारा 143 की उपधारा 12 में। डिफरेंस समझ में आ गया? अब इन दोनों में डिफरेंस देखो। धारा 143 की उपधारा 12 में कौन से फ्रॉड होंगे? सारे, लेकिन जो कंपनी में हुए हैं। और कारो के तहत कौन से फ्रॉड की रिपोर्टिंग होगी? जो ऑडिटर के नोटिस में आ गए या मैनेजमेंट ने बता दिए, जो कंपनी ने किए हैं या कंपनी में हुए हैं, वो फ्रॉड रिपोर्ट होंगे किसमें? कारो 2020 में। तो ये बात मैंने आपके नोट्स में कंपेरेटिव करके लिख दिया है कि सब फ्रॉड के रिगार्डिंग रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट दो जगह है कंपनी एक्ट में, धारा 143 की उपधारा 12 और कारो 2020 के क्लॉज 11 के तहत। नोट करके मैंने ये भी लिख दिया है कि धारा 143 की उपधारा 12 के तहत सभी प्रकार के कपट की रिपोर्ट करनी आवश्यक है, लेकिन कारो 2020 के तहत केवल उन कपट को रिपोर्ट किया जाएगा जो अंकेक्षक के नोटिस में आ गए या प्रबंधकों ने रिपोर्ट कर दी। अर्थात सस्पेक्टेड फ्रॉड कारो 2020 में नहीं आएंगे। वो किस में आएंगे? धारा 143 की उपधारा 12 में। बोलो ये बात समझ में आ गया? तो ये आज आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। बताओ अंकेक्षण का उद्देश्य कितने टाइप का बताया था? दो, प्राथमिक और द्वितीयक। अंकेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राय व्यक्त करना। और द्वितीयक उद्देश्य क्या है? कपट और त्रुटियों को खोजना तथा रोकना। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अंकेक्षण का उद्देश्य क्या है, तो राय व्यक्त करना भी है और कपट और त्रुटि को खोजना भी है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भी दोनों लिखेंगे। आपको जब पूछा जाए कि प्राथमिक क्या है, तो क्या कहेंगे? राय व्यक्त करना। जब पूछा जाए द्वितीयक क्या है, तो क्या कहेंगे? कपट और त्रुटि को बताना। लेकिन अगर आ जाए मुख्य या सिंपल आ जाए उद्देश्य क्या है, तो आप क्या कहेंगे? दोनों। यहां तक समझ में आ गया?
नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करने जा रहे हैं। अपना टॉपिक चल रहा है ऐसे 200। ऐसे 200 में आपने मेरे से अंकेक्षण का अर्थ पढ़ा, फिर उसके बाद में पढ़ा अंकेक्षण का उद्देश्य। आज आप मेरे से पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट। स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप का मतलब अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र। स्कोप ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र। चलो बताओ बच्चों, हमें क्या काम करना होता है ऑडिट के दौरान? भाई हमारे स्कोप में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या करना होता है, बताओ। अब देखो, जैसे आप अभी पढ़ रहे हो हमसे, ये सेकंड पेपर की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट पेपर भी है आपके कोर्स में, उसमें सब्जेक्ट कौन सी हैं? 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। और उन 6 सब्जेक्ट में से एक भी सब्जेक्ट ना तो मैं पढ़ाऊंगा और ना मनीष सर पढ़ाएंगे। कारण आता ही नहीं है। हम ऐसे गंवार आदमी हैं, ना तो हमें हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। अब सोचो, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती। सर क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं मेरी बात बताऊं तो मैंने तो मेरे जीवन में नहीं पढ़ा। 10th तक जो हिंदी इंग्लिश चलती थी बस वही पढ़ी है, उसके बाद मैंने तो पढ़ी ही नहीं। सर आपने क्यों नहीं पढ़ी? क्योंकि हमारे सीए के कोर्स में था ही नहीं, तो क्यों पढ़े? भाई उस गांव का रास्ता पूछे ही क्यों जहां जाना ही नहीं है। समझे कि नहीं समझे? तो हम वही तो काम करेंगे जो हमारे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। तो क्वेश्चन यही रेज होता है कि साहब हमारा कार्य क्षेत्र का निर्धारण कौन करेगा कि मुझे क्या काम करना और क्या काम नहीं करना? बताओ, मेरे कार्य क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो साहब जो हमें नियुक्त कर रहा है वो हमको कहेगा कि सीए साहब ये काम करना और ये करना और ये मत करना। किसके द्वारा किया जाएगा बताओ? नियोक्ता द्वारा। समझ में आ रहा है? कार्य क्षेत्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? नियोक्ता द्वारा। भाई अगला पैसा दे रहा है तो ये तो बताएगा ना हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो तो आप बताओगे ना उसको भाई क्या सब्जी बनानी है क्या नहीं बनानी, ऐसे ही हमको बताएगा। इसके अलावा ये बताए या नहीं बताए, अगर हम किसी एक्ट की वजह से ऑडिट करने जा रहे हैं, यानी कि अनिवार्य अंकेक्षण, तो उस कानून में जो बातें लिखी हुई हैं वो काम तो हमको करना ही करना है। जैसे कंपनी एक्ट की ऑडिट करने जा रहा हूं, कंपनी एक्ट के तहत कंपनी की ऑडिट करने जा रहा हूं, तो जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है वो काम मुझे करना ही करना। उसमें बताने या नहीं बताने की क्या बात है? बोले बात समझ में आ गई क्या? और इसके अलावा ऑडिटर के ऊपर क्या लागू होते हैं? स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। उसमें भी कई जगह पर कई बातें लिखी हुई हैं कि आपको ये काम करना है, इस तरीके से करना है, तो हमको वो काम करने हैं, क्योंकि ऐसे ऐच्छिक नहीं होते हैं, अनिवार्य होते हैं। किसके ऊपर? अंकेक्षक के ऊपर। तो बताओ, हमारे कार्य क्षेत्र का निर्धारण कौन करता है? नियोक्ता भी करते हैं, संबंधित कानून में भी लिखा रहता है और ऐसे के द्वारा भी निर्धारित किया जा सकता है। अब यहां पर एक बात समझना कि ये नियोक्ता अगर मेरे कार्य क्षेत्र को बढ़ाना चाहे कि साहब आप ये काम और करोगे जो कानून में लिखा हुआ नहीं था, एक्स्ट्रा काम करवाना चाहे तो पैसा दे रहा है। जब पैसा दे रहा है तो अपनी रिक्वायरमेंट भी रखेगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? लेकिन अगर वो कार्य को सीमित करना चाहे तो बताओ, जैसे आप कटिंग कराने गए, कटिंग कराने के बाद आपने कहा अरे यार ये बगल भी बना दे थोड़ी सी, सामने वाला कहता भैया करवाते हैं ना यार, बहुत बड़े बड़े हो गए, ये भी साफ कर दे। तो कहेगा भैया इसके 20 रुपया लगेंगे। अरे ठीक है तू ले लेना यार बना। ये बात हो गई। अब मान लीजिए मैं कटिंग कराने जाऊं और उसने 1-2 लटे छोड़ दी, तो मैं उसको कहूं यार ये भी बना दे, बोले इसके पैसे अलग लगेंगे। अरे ये तो कटिंग में शामिल है। तो जो कानून में लिखा वो काम तो करना ही है, उसमें बताने या नहीं बताने की बात का है। तो नियोक्ता हमारे कार्य क्षेत्र को क्या कर सकता है बताओ?
नियोक्ता कार्य क्षेत्र को विस्तृत कर सकता है, बढ़ा तो सकता है, विस्तृत कर सकता है, किंतु सीमित नहीं। यह सीमित का मतलब समझ गए क्या, कि जो कानूनन करना जरूरी था वो तो करना ही पड़ेगा, वो उस पर लिमिटेशन नहीं लगा सकता कि ये काम नहीं करोगे आप। जैसे स्टॉक का भौतिक सत्यापन, सब जो बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक आता है, मैंने नियोक्ता को कहा कि भैया ये स्टॉक जो तू बता रहा है तेरे पास पड़ा है क्या, दिखा स्टॉक का, मुझे क्या कराओ, भौतिक सत्यापन कराओ, मैं देखूंगा अपनी आंखों से पड़ा है क्या स्टॉक इतना। अब वो कहे नहीं नहीं साहब स्टॉक नहीं देखने देंगे हम आपको। तो बताओ वो मेरे ऊपर ऐसी लिमिटेशन लगा सकता है क्या। और अगला जिद्दी है, नहीं माने, जैसे गाड़ियों के पीछे लिखा रहता है ना, कहीं जिद्दी गाड़ियां होती हैं उनके पीछे लिखा रहता है ये तो यूं ही चलेगी, दम तो पास कर वरना बर्दाश्त कर, नो हॉर्न प्लीज, ठीक है ना। हाँ कहीं ऐसे लिख देते हैं। अब बताओ क्लाइंट आ गया जिद्दी पे, यहां ये नहीं होगा भैया, तुझे काम करना तो कर, नहीं करना हो तो मत कर, स्टॉक तो चेक करने नहीं दूंगा। बताओ मैं क्या करूं, बताओ मैं क्या करूं। तो मेरे पास तो एक ही हथियार है, कलम का हथियार। राय को क्या कर दूंगा, संशोधित कर दूंगा, मर्यादित कर दूंगा, जैसी भी सिचुएशन होगी। तो ये आज आपका एक और टॉपिक कंप्लीट हो गया, स्कोप ऑफ ऑडिट। अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र नियोक्ता के द्वारा विस्तृत किया जा सकता है किंतु सीमित नहीं किया जा सकता। अर्थात जो काम हमें ऑडिट में कानून के अनुसार करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे। और अगर हमारा कार्य क्षेत्र क्या कर दिया गया, सीमित, तो फिर हम क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। और अगर करना ही चाह रहे हो तो फिर राय को क्या कर सकते हो आप, मर्यादित। बोलो ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करवा रहा हूं बच्चों आपको, ये भी ऐसे 200 में ही है। ऐसे 200 के अकॉर्डिंग अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमाएं, अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमाएं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमाएं, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। सबसे पहले तो ये बताओ इसका अर्थ क्या है। ये हम बातों बातों में कई बार पढ़ भी चुके हैं कि सब इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट का मतलब क्या है, आप बताएंगे। बातों बातों में कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं आपको। नाम से क्या लग रहा है आपको, अंतर्निहित सीमाओं का मतलब क्या है, नहीं समझे, क्या समझे बताओ। लिमिटेशन है जो होंगी ही, क्या हम उससे उभर सकते हैं, क्या हम उससे बच सकते हैं, क्या हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, काफी प्रयास कर लें तो नहीं, कम कर सकते हो, खत्म कर सकते हो क्या, बताओ। आप तो ऐसे समझ लो जैसे मानव जीवन जो आया है वो, चाहे कितने ही योगा कर लो, चाहे कितने ही जिम चले जाओ, आप स्वस्थ रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा बाबा रामदेव को फॉलो मत करो, अपन उसके कोई दुश्मन थोड़ी है। आप योगा करेंगे स्वस्थ रहेंगे, पर अमर रहेंगे ये मत सोच लेना, क्योंकि एक दिन बाबा रामदेव भी जाएगा, दिखा दूंगा आपको, वो भी जाएगा एक दिन, चाहे कितना ही पेट को घुमा ले, एक दिन खुद ही घूम जाएगा पूरा। ऐसा क्यों है, क्योंकि इस मानव जीवन की क्या है, लिमिटेशन है। भगवान ने ये कहा कि वो ही मनुष्य अमर हो सकता है जो ऑक्सीजन ना ले, क्योंकि ऑक्सीजन किल्स। आपको अगर कोई मारता है तो वो है ऑक्सीजन। जो कोई भी प्राणी, कोई भी जंतु, कोई भी पेड़ पौधे, कुछ भी हो चाहे, जो ऑक्सीजन लेता है या छोड़ता है वो मरेगा। तो अब आपके दो ही ऑप्शन है, या तो ऑक्सीजन अभी लेना छोड़ दो, या लेते रहो एक दिन चले जाओगे।
सर ये क्या चक्कर है, मतलब इससे तो बच ही नहीं सकते हम, बिल्कुल जो आया है वो जाएगा। ऐसे एक ऑडिटर के द्वारा, अंकेक्षक के द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद भी, अंकेक्षक द्वारा अथक प्रयास करने के बावजूद भी, प्रयास करने के बावजूद भी इस बात की संभावना या अनअवॉइडेबल रिस्क, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, अनअवॉइडेबल रिस्क बनी रहती है कि कुछ ना कुछ कपट या त्रुटि, कुछ ना कुछ कपट या त्रुटि खोज नहीं पाएगा। आप चाहे कितने ही हथकंडे अपना लो, चाहे कुछ ही कर लो, कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ फ्रॉड आपके पकड़ में नहीं आएंगे। और ऐसा क्यों है? ड्यू टू इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। समझ में आ रहा है? यही अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमाएं हैं जिनसे आप कभी उभर नहीं सकते, जिनसे आप कभी बच नहीं सकते, ये होंगी ही होंगी। बोलो समझ में आ रहा है? इसीलिए ऑडिटर अपनी राय देता है, गारंटी नहीं देता। इसीलिए ऑडिटर आश्वासन देता है, गारंटी नहीं देता। इसीलिए ऑडिटर रिपोर्ट देता है, सर्टिफिकेट नहीं देता। क्योंकि आपकी लिमिटेशन है और आप कुछ भी कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, आप इससे बच ही नहीं पाएंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? कई बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पाती, खूब प्रयास करते हैं बेचारे, खूब पढ़ाई भी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, नहीं मिल पाती, तो वो थोड़े से निराश हो जाते हैं कि यार ये क्या है, मैंने इतनी मेहनत कर दी, कभी 2 नंबर से अटक जाता हूँ, कभी 1 नंबर से। तो आप इसको भगवान की कृपा मानो कि शायद भगवान ने आपको इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनाना सोच रखा है और तुम जूनियर अकाउंटेंट के चक्कर में लग रहे थे। जूनियर अकाउंटेंट बन गए तो प्राइम मिनिस्टर कैसे बनोगे? तो इसलिए वो नहीं पास होने दे रहा आपको। आप कुछ ही कर लो, आप प्रयास कर सकते हो, पर अपना भविष्य नहीं लिख सकते आप, वो तो ऊपर वाला लिखेगा, आप कैसे लिख रहे हो? तो ये लिमिटेशन है। अब दिमाग में एक बात आती है, सर लिमिटेशन क्यों है, क्यों नहीं उभर सकते? तो अब मैं इसके आपको क्या बताने जा रहा हूं, कारण। लिमिटेशन के कारण क्या है हमारे? ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ गलतियां नहीं ढूंढ पाएंगे? ऐसा क्यों होता है कि हम कपट को ढूंढ नहीं पाएंगे? अच्छा, आप पूरी प्लानिंग के साथ काम करो तो बताओ। देखो, प्लानिंग के साथ काम करोगे, जोखिम को क्या कर सकते हो आप? कम कर सकते हो, पर खत्म नहीं कर सकते। चाहे ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट कर लो, चाहे पूरी प्लानिंग के साथ काम कर लो, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ रही जाएगी। इसका कारण क्या है? इसका पहला कारण, यानी कि इनहेरेंट लिमिटेशन का पहला कारण, वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरणों की प्रकृति। पहला कारण है वित्तीय विवरणों की प्रकृति, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कैसे? बताता हूं आपको। बताओ, हम ऑडिट किसकी करने जा रहे हैं? वित्तीय विवरणों की। वित्तीय विवरण किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? मैंने तो तैयार किए नहीं, बनाए हैं किसी और ने, और मैं तो खाली क्या कर रहा हूं? चेक। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि करे कोई और भरे कोई। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि वित्तीय विवरण किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? प्रबंधकों द्वारा तैयार होते हैं। मैं तैयार नहीं करता। अगर मैं तैयार करता तो क्या मालूम गारंटी दे देता? तैयार तो किसी और ने किए, मैंने थोड़ी तैयार किए। बोलो समझे कि नहीं समझे? अभी मैं आपको बताता हूं, कॉलेज लेक्चर में ऑडिट का कोर्स बहुत बड़ा है, मतलब आपके तो ये मान लो उठ के मुंह में जीरा है। कॉलेज लेक्चर का जो एग्जाम होता है, आरपीएससी लेता है, उसमें ऑडिट में कुछ बाकी नहीं रहता, सब कुछ आ जाता है। तो हमने कॉलेज लेक्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा भी, सेलेक्ट भी हुए,
तो मेरा एक स्टूडेंट था, उसका भाई सीए कर रहा था, सीए इंटरमीडिएट कर रहा था। उसने मेरे नोट्स देख लिए होंगे अपने भाई के पास, कॉलेज लेक्चर की पढ़ाई कर रहा था। तो सीए की किताबें उसके समझ में नहीं आ रही थी, ऑडिट उसके ऊपर से जा रही थी। और जो ही उसने मेरे नोट्स पढ़े, अरे बोले तो इजी सी लैंग्वेज में अपन फटाफट कर लेते हैं। तो उस बच्चे ने भी 2-3 तारीफ कर दिया, सर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, हमारे को तो कुछ दिक्कत ही नहीं आ रही, तू ऑडिट में बावड़ा हुआ जा रहा है। तो बोले यार तेरे नोट से पढ़ के मैं एग्जाम दे आता हूँ। बोले सुन सर से बात करते हैं। उसका फोन आया मेरे पास कि सर मेरा भाई है, वो सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम दे रहा है, तो ये आपके नोट्स उसको दे दूं क्या? मैंने कहा दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पास तो नहीं होगा। सर आप अपने नोट्स के लिए ऐसा बोल रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैं कहा ऐसा क्यों? मैंने कहा ये नोट्स सीए इंटरमीडिएट के लिए नहीं है, ये नोट्स तुम्हारे कॉलेज लेक्चर के लिए हैं, और दोनों का स्कोप, दोनों का तरीका बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। वहां पर आपको लिख के आना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो वहां नंबर कैसे आएंगे इससे? यहाँ तो समझना है खाली, और वहां पूरी निबंध लिख लिख के आने हैं। तो मैंने कहा वो उसको बोलो कि वो जो टफ चीज है उसी को पढ़े, इनसे तो क्या है, खाली समझना हो तो समझ ले, लेकिन काम चलेगा नहीं। तो देखो किसी, अब मान लो उसने मेरे से पूछ लिया, और अगर पूछा नहीं होता और मेरे नोट्स पढ़ जाता, और इंटरमीडिएट में उसके नंबर आते 10 या 12 100 में से, जो 40 में तो पास ही कर देते हैं वो। अब आपको लग रहा है 40 नंबर नहीं आते हैं? भैया 60 पे तो ऑल इंडिया रैंक आ जाती है, 60 नंबर पे तो ऑल इंडिया रैंक है, वहां नंबर ही उसके 10-12 आएंगे। अब वो 10-12 नंबर आ जाए और मेरे ऊपर अटैक कर दे कि मैंने आपके नोट्स पढ़े थे। अरे तो मैंने कहा एकलव्य है, तूने मेरे को द्रोणाचार्य मान लिया। मैंने कब कहा कि तू मेरे नोट्स पढ़? आप समझो ना, तैयार किसी और के लिए किए गए हैं। प्रबंधक जब तैयार करते हैं उनका नजरिया अलग होता है और हमारा नजरिया अलग होता है। तो प्रॉब्लम सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात बताओ, वित्तीय विवरण में लेखांकन अनुमान होते हैं कि नहीं होते? क्या अकाउंट्स में अनुमान भी होते हैं? अकाउंट्स है ही अपने आप में अनुमान, अनुमान होते नहीं होते? और इन अनुमानों को कौन लगाता है? ये जो एस्टिमेट होते हैं, लेखांकन अनुमान, ये किसके द्वारा लगाए जाते हैं बताओ? प्रबंधक की अंकेक्षक? प्रबंधक क्या वो पक्षपात कर सकते हैं? पक्षपात कर सकते हैं ना, वो उस तरीके का एस्टिमेट लगाएंगे जैसा वो चाहते हैं। और आप हमसे ऑडिट किसकी करवा रहे हो? अनुमानों की। और आप चाहते हो कि अनुमानों की ऑडिट करके मैं आपको गारंटी दे दूं? एस्टिमेट की ऑडिट कर रहे हैं, बताओ समझे कि नहीं समझे? आप बताओ कितने साल जिएंगे आप? नहीं मालूम? अंदाजा 150 साल? 150 साल जिएंगे क्या? महर्षि चंपरास थोड़ी बनेंगे। कितने साल जिएंगे? एक आइडिया थोड़ा बहुत, एस्टिमेट है? नहीं ऐसे तो देखो कोई कभी भी जा सकता है, एक रफ एस्टिमेट 60 से 70 साल एस्टिमेट मान लिया। मैंने मेरा एक इंश्योरेंस प्लान ले रखा है 2 करोड़ रुपए का। अगर मैं मर गया तो घर वालों को 2 करोड़ मिलेंगे। अब साहब वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी में खरीदने गया, तो मार्केट में ऐसी ऐसी पॉलिसियां हैं जो आपकी 100 ईयर को भी कवर करती हैं, कि 100 साल में अगर कभी भी मर गए तो हम आपको 2 करोड़ दे देंगे। उसका प्रीमियम थोड़ा सा क्या है, ज्यादा है। ऐसी पॉलिसी में जो 90 साल तक कवर करती हैं, ऐसी भी हैं 80 तक कवर करती हैं। जो मैंने पॉलिसी ले रखी है वो 75 ईयर तक की है, इसका प्रीमियम थोड़ा सा क्या है, कम है। अगर मान लो मैं 75 साल तक जिंदा रह गया और 76 साल में जाके पटाखा बोला, तो घर वालों को कितने मिलेंगे? 0। और अब तक जो मैंने पैसे दे दिए वो खर्चे में गए। तो सर आप 100 वाली ले लेते। भाई हमने हमारे क्या पास्ट रिजल्ट्स देखे। मैं मेरी चाची जी को छोड़ के आया था हरिद्वार, जो मेरी चाची जी एक्सपायर हो गई थी, तो मैं गया था वहां पे, वो जाते हैं ना नहाने धोने के लिए। तो वहां पे पंडे होते हैं, पंडे, उनके पास में आपकी पूरी खानदान की कुंडली होती है। मैं 17 पीढ़ियों का रिकॉर्ड निकलवा के आया हमारे, आज तक कोई 75 को क्रॉस नहीं कराए।
हमारे खानदान में 75 को किसी ने क्रॉस नहीं करा है, किसी ने भी, समझ लो। तो मैंने भी मान लिया कि खानदान की रीत मेंटेन रखनी है, 75 पार अपन नहीं जाएंगे, तो मैंने 75 वाली पॉलिसी ले ली। अब ये तो अनुमान है ना, सटीक कैसे हो सकता है? तो आप हमसे भी तो ऐसे ही काम करवा रहे हो, ऑडिट किसकी करवा रहे हो? अनुमान की। अनुमान तो अनुमान है, उसकी गारंटी कैसे दी जा सकती है? और इन अनुमानों में क्या होती है बताओ? अनिश्चितता। इन अनुमान में क्या होती है? अनिश्चितता होती है। इनमें मैनेजमेंट क्या कर सकता है? पक्षपात कर सकता है। पक्षपात पूर्ण होते हैं, बाइसनेस वाले होते हैं ये, ठीक है। अनसर्टिनिटी होती है, बाइसनेस होता है। तो आप बताओ, मैं ऑडिट करूंगा तो गारंटी कैसे दूं? कारण समझ में आ गया पहला, कि हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन क्यों है? क्योंकि हम जिसकी ऑडिट करने जा रहे हैं वो खुद ही अनुमान है, और वो बना कौन रहे? मैनेजमेंट। तो मैं गारंटी कहां से दे दूं? पहला कारण समझ में आ गया सबके? क्लियर है? दूसरा कारण सुनो, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, अंकेक्षण प्रविधि की प्रकृति। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ये मेरा दूसरा कारण है, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। चलो बताओ, आपसे पूछता हूं, अंकेक्षण प्रविधि का मतलब क्या है? ऑडिट प्रोसीजर का मतलब क्या है? आपको मैं बातों बातों में पहले पढ़ा चुका हूं। नहीं 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 नहीं, ऑडिट प्रोसीजर का मतलब मेथड टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की विधि। अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की विधि। अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? अंकेक्षण प्रविधि कहलाती है। समझ में आ रहा है? आप बताओ, आपको साक्ष्य चाहिए कि नहीं चाहिए? क्यों चाहिए आपको अंकेक्षण साक्ष्य? एविडेंस क्यों चाहिए आपको? बताओ सर, बिना एविडेंस के, बिना आधार के बोलूंगा क्या? साक्ष्य तो चाहिए ना, या नहीं चाहिए? बताओ। बिल्कुल चाहिए। समझ रहे हो? आपको क्या लगता है, आप ऑडिट करने जाएंगे और लोग आपके स्वागत में गीत गाएंगे कि बाहरो एविडेंस बरसाओ, मेरा ऑडिटर आया है? अरे भैया, ऐसे नहीं मिलते, साक्ष्य से मिल जाते हैं क्या? आपको हथकंडे अपनाने पड़ेंगे। आपकी ऑडिट किसके ऊपर निर्भर है? साक्ष्यों पर। और साक्ष्य आपको अपने आप मिलते नहीं। तो पहली प्रॉब्लम तो यह है कि हमारी ऑडिट किसके ऊपर निर्भर है? अंकेक्षण साक्ष्य के ऊपर निर्भर है। हमारी ऑडिट किसके ऊपर निर्भर है? अंकेक्षण साक्ष्य पर निर्भर है, पहली प्रॉब्लम। और ये साक्ष्य हमें हो सकता है ना मिले, और मिले तो झूठे मिले, या तो मिले ही नहीं, या हो सकता है क्या मिले? झूठे मिले। तो मैं तो अटक गया। बताओ, अटक गए नहीं अटक गए? समझ में आ रहा है क्या? आप तो ऐसे समझ लो जैसे आप किसी जगह पे घूमने का प्लान करते हो और आपने गाड़ी बुक करा ली, समझ लो। आप बताओ, आपने कभी ऐसा किया है? कहीं घूमने फिरने गए हो फैमिली के साथ, किया है क्या आपने ऐसा? आप हाँ कर रहे हो, किया है? किस में बैठ के गए हैं? कार, कौन सी कार थी? इनोवा में। और ड्राइवर है? अच्छा, वो कार के साथ ही आया था, ठीक है। उस ड्राइवर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चेक किया आपने? आप सबने अपना जीवन किसके हाथों में समर्पण कर दिया कि अब तू जाने तेरा काम जाने। जैसे चोमू से जयपुर आते हैं ना, तो वो जीप वाले आवाज लगाते हैं, जयपुर ऊपर, जयपुर ऊपर, जयपुर ऊपर। भाई, या तो जयपुर या ऊपर। सामने वाला क्लियर बोलता है, आ जाओ भैया, आ जाओ, जयपुर जयपुर जयपुर।
उसमें वो दो अनाउंसमेंट कर देता है, जयपर जयपर जयपर, या तो जयपर या ऊपर। समझ रहे हो? और ऐसे ऐसे भर भर के लाते हैं कि ड्राइवर सीट पे भी सवारी है, ड्राइवर तो लटक के चला रही हूं और आप फिर भी बैठ रहे हो और फिर भी सकुशल पहुंच जाते हो, पर कई बार नहीं पहुंच पाते। तो हमारी ऑडिट किसके ऊपर निर्भर है? अब साक्ष्य झूठे हो सकते हैं, साक्ष्य हो सकता है हमको ना मिले। अच्छा ये बताओ, साक्ष्यों की प्रकृति कैसी होती है? जो आपको एविडेंस दिए जाते हैं उन एविडेंस की प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसा होता है? अंकेक्षण साक्ष्य की प्रकृति, ऑडिट एविडेंस का नेचर बताओ। आपके सामने दो चीजें लिखता हूं, एक तो आग्रही, आग्रही प्रकृति, इंग्लिश में बोलते हैं इसको परसुवेसिव, परसुवेसिव नेचर, और एक होते हैं निष्कर्षात्मक, निष्कर्षात्मक, कंक्लूसिव, कंक्लूसिव। निष्कर्षात्मक मतलब ये होता है जो साक्ष्य अपने आप में क्या करे, निष्कर्ष दे। और आग्रही प्रकृति क्या होता है? जो एविडेंस से आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा, अपने आप में निष्कर्ष नहीं देंगे, आपको निष्कर्ष निकालना पड़ेगा। बताओ साक्ष्य की प्रकृति कैसी होती है? परसुवेसिव की कंक्लूसिव? साक्ष्यों की प्रकृति हमेशा कैसी होती है? आग्रही। कभी भी साक्ष्य अपने आप में निष्कर्ष नहीं देते, कभी भी निष्कर्ष नहीं देते, हमें निष्कर्ष निकालना पड़ता है। क्या हम गलत निष्कर्ष नहीं निकाल सकते या निकाल सकते हैं? बताओ। मैं आपको हमारे घर की बात बताता हूं। मेरी मम्मी ने एक गुरु बना रखे हैं, गुरु का नाम है प्रेम रावत जी, इंडिया में बहुत फेमस है वो, राज विद्या केंद्र के नाम से उनकी संस्था है। मेरी मम्मी ने वो गुरु बना रखे हैं। तो मेरी मम्मी मंदिर मंदिर कहीं नहीं जाती, किसी भगवान को नहीं मानती, कबीर पंथी हैं। तो टीवी पे उनके सत्संग सुनती रहती, कई बार मैं भी बैठ जाता हूँ, सुनता हूँ, तो बात तो बड़ी दमदार करते हैं वो। आपने सुना है कैसे? मतलब ज्ञान ले रखा है आपने उनका? अच्छा एक बार जाए आप भी। मेरा तो घर में रोज ही रामायण होती है, मेरे घर में तो रोज ही रामायण होती है। मालूम वो क्या बोलते हैं? मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। और ये डायलॉग मारते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। ऐसे ऐसे डायलॉग मारते रहते हैं। एक डायलॉग क्या मारते हैं? पानी में मीन प्यासी, मोहे सुनी सुनी आवे हंसी। कि मछली में, सोचो अखबार में न्यूज आए कि एक मछली समुद्र में प्यास से मर गई। बोला है मछली समुद्र में प्यास से मर गई। बोले इंसान के साथ ऐसा हो रहा है गट में पर दूर बतावे दूर की बात निराशी। तो मेरी मम्मी कहती है भाई जो प्रभु है वो अपने गट में है, वो अपने हृदय में है, कोई भगवान का आकार नहीं होता, वो निराकार भक्ति करती है। पर मेरे साथ कहानी दूसरी है। अपन तो गोविंद प्रेमी, श्री कृष्ण के भक्त, तो हमारा, मेरा और मम्मी का इस मामले में लेके 36 का आंकड़ा है। वो अपनी भक्ति करती है, मैं अपनी भक्ति करता हूं। हम दोनों ने एक बेट लगा रखी है, मम्मी या तो नरक में आप जाओगे या मैं जाऊंगा, कोई एक तो गलत है, या तो आप गलत हो या मैं गलत हूं। पर हमें सच्चाई का मालूम नहीं है, क्योंकि कोई भी साक्ष्य अपने आप में निष्कर्ष नहीं देते, हमें निष्कर्ष उसमें से निकालना पड़ता है। तो भगवान भी कहते हैं भाई जाकी जैसी भावना प्रभु मुख वैसा, कि जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसा ही दिखाई देता है भगवान। तो यहां पर भी एक ऐसी बात है कि साक्ष्य अपने आप में निष्कर्ष नहीं देते, उनसे हमको निष्कर्ष निकालना पड़ता है। आपको इसमें कुछ डाउट सा लग रहा है? आपके चेहरे, आपके मन से मुझे ऐसा लग रहा है इस पॉइंट को लेके आप समझे नहीं, शायद ऐसी बात है। कैसे निकलेगा? ये क्या बच्चों की आदत ही पड़ गई, बिना किस्सा सुने समझते ही नहीं। चलो किस्सा सुनाते हैं। बच्चों, आज से 5 साल पहले मैं जेल में था, मुझे जेल हो गई थी। हुआ क्या था मैं आपको किस्सा सुनाता हूं। मेरे घर की छत पर एक डेड बॉडी पड़ी थी, किसी आदमी की लाश पड़ी थी।
पुलिस वाले आए। देखो ये तो मैंने आपको इस सब्जेक्ट शुरू करने से पहले ही बता दिया था कि इस धारावाहिक के सभी पात्र और घटनाएं क्या हैं, काल्पनिक। ठीक है, ये सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य के लिए बनाया गया है। तो सुनो, मेरे घर की छत पर क्या मिली? डेड बॉडी। पुलिस वाले आ गए और मुझसे पूछा ये डेड बॉडी किसकी है? मुझे आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम किसकी है। बोले घर किसका है? मैंने कहा मेरा है। बोला वाह, तेरे घर की छत पे लाश पड़ी है और तुझे मालूम नहीं किसकी है? मैंने कहा सर नहीं मालूम मुझे, और वाकई में नहीं मालूम थी। बोले तेरे जैसे गजनी की याददाश्त थाने में आती है। उठा के ले गए मुझे, चेतक में बिठा के, चेतक में बिठा के ले गए साहब। और जो दोहया उन्होंने मुझे, बोला बोल किसकी लाश है? अरे मुझे मालूम ही नहीं, मैं क्या बताऊं। पुलिस वाले देखे यार बड़ा ढीठ आदमी है, तो टूट ही नहीं रहा। बोला कोई बात नहीं, इसके खिलाफ सबूत जुटाते हैं। मेरे घर पे पहुंच गए, मेरे घर की तलाशी ली। तो साहब मेरे घर की तलाशी ली तो उन्हें एक चाकू मिला जिसपे खून लगा हुआ था, खून से सना हुआ चाकू, और उस चाकू से उस आदमी का मर्डर हुआ था। वो चाकू को लेके आए और मेरे को कहते हैं ला तेरी उंगलियां रख यहाँ पे। उंगलियां रखी, मेरे फिंगरप्रिंट निकाले, चाकू के फिंगरप्रिंट से मैच किए और वो मैच हो गए। बोला अब बोल ये चाकू तेरे घर पे कैसे आया? मैंने कहा सर चाकू देखा देखा लग रहा है और मुझे नहीं मालूम कैसे आया, क्या हो रहा है ये। ठीक है, तो ऐसे नहीं मानेगा। फिर गए मेरे घर, मेरे घर के पीछे एक खाली क्या था, गार्डन था। वहां गए तो वहां पे उनको कोई जमीन सी खोदी हुई सी दिख रही थी। उसको खोदा तो उसमें एक शर्ट मिला जिसपे खून के क्या लगे हुए थे, धब्बे लगे हुए थे। अब आए भाग के मेरे पास पुलिस वाले, बोल ये शर्ट किसका है? मैंने कहा सर ये मेरा है। बोले तेरा है? बोला हाँ सर मेरा है शर्ट ये। इसमें खून के धब्बे कहां से आए? मुझे नहीं मालूम। बोला अच्छा। मेरा ब्लड सैंपल लिया गया, वो जो खून के धब्बे थे उससे मैच किया गया, मेरा मैच नहीं हुआ। नहीं हुआ, मारने वाले का थोड़ी होता है। बॉडी का डीएनए मिलाया गया, उस खून के धब्बों से मैच हो गया। दो सबूत मेरे खिलाफ चीख चीख के बोल रहे थे मैं मर्डरर हूं। कोर्ट में सबमिट किए गए। जज ने उन सबूतों के आधार पे निर्णय दिया कि इसको 5 साल के लिए अंदर कर दो। जब मैं जेल में था तो मेरी वाइफ आई मेरे से मिलने। बोले क्यों? मैंने कहा था ना मुझसे पंगे मत लेना। मंगा रहे, मैं कहा देवी अब ये तो समझ में आ गया कि किया धरा तो तेरा है, पर ये बता मैं कैसे फंसा। बोले याद करो आपने मेरे लिए एक सेव काटी थी चाकू से। बोला हाँ, तो फिंगरप्रिंट तो सेव काटते टाइम चाकू पे आ गए और सामने वाले ने दस्ताने पहन के मर्डर किया था, तो मेरे फिंगरप्रिंट आ गए। और रही बात शर्ट की, तो ये लड़कियां हमारा शर्ट तो पहन ही सकती हैं, हम इनकी सलवार सूट नहीं पहन सकते, पर ये हमारा शर्ट पहन सकती है। उसने मेरा शर्ट पहन के क्या किया था? मर्डर। साक्ष्य तो चीख चीख के कह रहे थे कि मैंने मर्डर किया है, लेकिन मैं तो निर्दोष था। अब समझ में आ गया? साक्ष्य अपने आप में निष्कर्ष नहीं देते, साक्ष्यों से निष्कर्ष निकालना पड़ता है। तो मैं भगवान हूं, मेरे से इंटरप्रिटेशन गलत नहीं निकल सकते, मैं अर्थ गलत नहीं निकाल सकता। तो लिमिटेशन तो आएगी ही आएगी, क्योंकि जिन साक्ष्यों की आप बात कर रहे हो, जिन साक्ष्यों के ऊपर आप निर्भर हो, उन साक्ष्यों की प्रकृति कैसी है? आग्रही है। समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, क्या मैं कपट को खोजने के लिए प्रशिक्षित होता हूं? मुझे आर्टिकलशिप के दौरान कपट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हम लोग ऑडिट करने की ट्रेनिंग लेते हैं, कपट को खोजने की नहीं। कपट के लिए अंकेक्षक नॉर्मली क्या होता है? अप्रशिक्षित। हम ट्रेंड नहीं होते हैं और कपट करने वाला ट्रेंड होता है और हम अनट्रेंड। बताओ कैसे ढूंढ लेंगे कपट? समझ में आ रहा है? और एक और बात, मेरे पास में क्या सारे के सारे पावर हैं? ऑडिटर के पास में शक्तियों का क्या होता है? अभाव। जैसे फॉर एग्जाम्पल तलाशी, क्या मैं किसी की तलाशी ले सकता हूं? क्या मैं किसी को अरेस्ट कर सकता हूं? मैं पुलिस वाला थोड़ा ही हूं जो किसी को अरेस्ट कर लूंगा। तो साहब मैं ना किसी को अरेस्ट कर सकता हूं, ना किसी की तलाशी ले सकता हूं, तो मेरे से आप गारंटी की उम्मीद कैसे कर सकते हो? समझ में आ रहा है? एक बार मैं इनकम टैक्स में
केस डील कर रहा था, शायद मैंने आपकी स्टोरी पहले भी सुनाई है। तो एक आईटीओ साहब ने मालूम है मुझे क्या कहा, अरे यार सीए साहब तुम लोग फर्जी बहुत हो। मैं कहा सर आपने ऐसा क्यों कहा? बोले तुम्हारी रिपोर्ट देखो, तुमने रिपोर्ट में क्या लिखा है, ट्रू एंड फेयर। बोले सर हम जाते हैं ना जब, तो दूसरे दिन अखबार में खबर आती है आयकर विभाग का छापा, भारी मात्रा में अघोषित आय उजागर। आप लोगों को मिली कभी? आप लोग ऑडिट करने जाते हो, मिली कभी? मैंने कहा रे बुड़बक, तुम लोग क्या करने जाते हो, इन्वेस्टिगेशन, और हम क्या करने जाते हैं, ऑडिट। दोनों में फर्क तो समझ। तुम जाते हो पुलिस दल के साथ, हम जाते हैं आर्टिकल के साथ। तुम्हारे को इतना पावर है कि अगर सपोर्ट नहीं करे तो उसको वहीं क्या कर दोगे आप, गिरफ्तार। देखा आपने? नहीं देखा तो अजय देवगन की मूवी देखा ना, रेड, समझ में आ जाएगा आपको। और सीए के पास इतने पावर थोड़ी होते हैं। तो बताओ हमारी लिमिटेशन आएगी कि नहीं आएगी? दो कारण समझ में आ गए अंतर्निहित सीमा के। तीसरा कारण, हमारी इनहेरेंट लिमिटेशन का तीसरा कारण, लागत एवं लाभ में संतुलन। लागत एवं लाभ में संतुलन। लागत एवं लाभ में संतुलन। देखो ये बड़ी विडंबना है हमारे साथ कि हम कोई काम करते हैं और उसमें कॉस्टिंग लगाते हैं, तो सामने वाला तुरंत पूछता है कि इसका फायदा क्या आएगा, इसका बेनिफिट क्या आएगा। देखो आज मैं जो सीए बना, तो इसमें मेरे पापा का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जब मैं सीए करने आया था मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ। मैं कहा पापा इतने पढ़ने वाले बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, मैं गाँव से पढ़ा हुआ, मैं कहाँ उनके सामने टिक पाऊंगा। तो पापा ने कहा बेटा क्या होगा ये बता। मैं कहा मैं फेल हो जाऊंगा। बोले बस फेल ही तो होएगा, तू क्यों टेंशन कर रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तेरे को जितने पैसे चाहिए मेरे से लेके जा। मैं कहा पापा वो पैसे डूबेंगे आपके हैं, मैं वहां जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, रहूंगा, 2 साल भी पढ़ी आया तो तुम्हारे के 2 लाख पूरे कर दिए मैंने। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू तो पढ़, मुझे फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। अगर आपके पेरेंट्स ऐसे सपोर्ट करते हैं तो आप मेंटली क्या रहते हो, फ्री रहते हो ना, आप काम कर सकते हो। लेकिन अगर कोई हर बार आपको ये कहे, आपके पिताजी नालायक, पिछले महीने ही 10,000 ले गया था, अरे ये कैसा पेड़ है जिसको मैं सींचे जा रहा हूं, फल कब आएंगे? कुछ जरूरी है फल आए? कुछ जरूरी है क्या फल आए? ऐसे ही जब हम ऑडिट करने जाते हैं, जैसे थर्ड पार्टी कंफर्मेशन मंगाना है मुझे, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन जानते हो, सन्ड्री डेटर्स को मैं चिट्ठी भेज रहा हूं कि भैया ये मेरे क्लाइंट इतने रुपए मांगते हैं आपके, आपको देने हैं क्या? चिट्ठी भेजू नहीं भेजू? डेटर्स के अकाउंट है 50,000, मैं 50,000 लोगों को चिट्ठी भेजूंगा। 5 रुपए की टिकट लगा दी मैंने, कितने रुपए खर्च करा दिए बताओ? 2.5 लाख रुपए। मेरी फीस थी 20,000 रुपए। 2.5 लाख कौन देगा? क्लाइंट देगा। क्लाइंट ने 2.5 लाख रुपए खर्च कर दिए, और उन सबसे मैंने जब कंफर्म करवाया तो 2 अकाउंट में गड़बड़ मिली 20-20 रुपए की, 40 रुपए का फायदा करा दिया क्लाइंट को। 2.5 लाख रुपए खर्च करा के क्लाइंट क्या कहेगा? धन्य हो प्रभु, धन्य हो, चरण कहाँ हैं तुम्हारे? क्या ये सब चीजें हमें फेस करनी पड़ती हैं या नहीं करनी पड़ती? अरे लागत और लाभ में हमको बैलेंस बना के देना पड़ता है। इस चक्कर में हम लागत लगाना ही क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो भैया जब आपको कोई भी आदमी एक्सक्यूज कर करके पूछेगा ना कि जो तुम काम कर रहे हो उसका बेनिफिट क्या है, तो फिर आप में लिमिटेशन आनी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। और एक आखिरी लिमिटेशन के कारण है अन्य कारण। पहला सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मालूम अपने देश में? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, संबंधित पक्षकार लेन देन, संबंधित पक्षकार लेन देन। समझ गए क्या? देखो यहां हर कोई हर किसी से रिलेटेड है। मेरे पास में जब भी मेरे किसी रिलेटिव का फोन आता है और आता है, और वो सामने वाला ये पूछता है कि आप विद्यासागर में पढ़ाते हो ना, तो मैं वो कुछ बोले उससे पहले ही बोल देता हूं, मैं कहा पढ़ाता हूं लेकिन मैं वहां फैकल्टी हूं, और फीस के बारे में बात मत करना, बाकी कुछ भी कर लो। बोले यही करनी थी और क्या करनी है आपसे बात। समझ लो प्रॉब्लम क्या है? जहां रिलेटेड पार्टी आ जाते हैं ना, वहां पे गफले होने के चांस ज्यादा है, क्योंकि मिली भगत हो जाएगी। और यहां तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए ऑडिट में लिमिटेशन
आएगी आएगी, हमें तो यही मालूम नहीं चलता कि कौन किसका रिलेटिव है और उन्होंने क्या मिलकर आपस में फर्जीवाड़ा कर रखा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपको मैं पूछता हूं, बताओ बाइक वाइक स्कूटी कुछ चलानी आती है? रेड लाइट का मतलब क्या है? फिर कहाँ आती है? आपको आती नहीं इसका मतलब चलानी? रेड लाइट का मतलब ये नहीं होता बेटा रुकना। रेड लाइट का मतलब होता है पुलिस वाला खड़ा है क्या, देखो, नहीं खड़ा, चलो। क्या हम ऐसा करते हैं? थोड़ी है रेड लाइट, या नहीं थोड़ी? आज सुबह की बात बताता हूं, मैं आ रहा था इधर से, रेड लाइट अपने, तो मैंने रेड लाइट तोड़ दी, उधर से कार आ रही थी, वो बेचारा बच के गया यूं, और मेरे तरफ कहते उधर यूं रेड लाइट, मैंने कहा निकल ले नहीं अभी यही रेड लाइट तेरी लगा दूंगा मैं। क्या हम ऐसा करते हैं? देखो साहब, ये भारत है, यहां कानून बहता है, कानून बहता है, लोग कानून को जेब में लेके घूमते हैं, समझ रहे हो? तो जिस देश में कानून बहता है उस देश का ऑडिटर बेचारा सहता है। क्या करे? कानून की अवहेलना, इतनी ज्यादा कानून की अवहेलना होती है कि आप कुछ ही कर लो ठीक नहीं कर सकते। लोगों को डर ही नहीं है यहां पे, कानून की अवहेलना तो भयंकर है। नमूना बताऊं आपको, बाहर देखो हमारा बोर्ड लगा हुआ है, सर्जन का बोर्ड लगा हुआ है, यही नमूना रहा कानून की अवहेलना। नगर निगम की तरफ से हमको इसका एडवर्टीजमेंट का चार्जेस देना पड़ेगा। आप अपने परिसर के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगा सकते, अगर आपने बोर्ड लगा दिया तो उसका एडवर्टीजमेंट पैसा जमा कराना पड़ता है, पर हम तो लगा भी रहे हैं और पैसा भी जमा नहीं करा रहे। तो सर ये नगर निगम वाले आ गए तो आते ही है ना, तो हमारे यहाँ चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, हम चाय भी लाके बेच देते हैं। तो बताओ क्या करेंगे जब लोग कानून की क्या कर रहे हैं, अवहेलना। तीसरी चीज, हम लोग गोइंग कंसर्न की कोई गारंटी नहीं देते, गोइंग कंसर्न की गारंटी नहीं। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि आज पोजीशन ये है, भविष्य में क्या होगा इसकी हम कोई गारंटी नहीं देते। तो ये सब चीजें हैं जिनकी वजह से ऑडिट में क्या आती है, लिमिटेशन आती है। और एक आखिरी चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है? जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं, जो सीनियर पर्सन्स हैं, वो खुद ही कपट में क्या है, शामिल है। वरिष्ठ प्रबंधक कपट में क्या है, शामिल है। जब रक्षक ही बक्षक बन जाएंगे तो इस देश को बचाएगा कौन? हम जिसके यहां ऑडिट करने जाते हैं वो फ्रॉड कर कौन रहा है, खुद मालिक ही कर रहे हैं, तो हम कैसे ढूंढ लेंगे बताओ? तो ये हमारी ऑडिट की क्या है, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है। ये आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, अंकेक्षण की अंतर्निहित सीमाएं। पढ़ के सुना रहा हूं, अंकेक्षक के द्वारा पूर्णतः प्रयास करने के बावजूद भी इस बात की एक अनअवॉइडेबल रिस्क सदैव बनी रहेगी कि कुछ ना कुछ कपट, कुछ ना कुछ त्रुटियां अंकेक्षक के द्वारा खोजी नहीं जा सकेंगी। भले ही आप कितने ही सही तरीके से प्लानिंग करके ऑडिट कर लो, चाहे ऐसे के अकॉर्डिंग ऑडिट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, और यही ऑडिट की इनहेरेंट लिमिटेशन है। इसके कारण है ये चार: वित्तीय विवरण की प्रकृति, अंकेक्षण प्रविधि की प्रकृति, लागत और लाभ में संतुलन, और ये अन्य कारण। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक बच्चों जो मैं आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, ये आप भले ही पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, एग्जाम में अगर पूछेंगे तो भी आपका सही होगा, ठीक है। मोस्टली इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। बताओ ऑडिट के लाभ हैं क्या कोई, या नहीं है? अच्छा ये बताओ, मैंने रिलायंस में पैसा लगा रखा है, रिलायंस के मैंने शेयर खरीद रखे हैं, क्या रिलायंस का मैनेजमेंट मैं कर रहा हूं? तो मेरे हितों की रक्षा कैसे होगी? मैं तो इन्वेस्टर हूं, मैंने तो पैसा निवेश किया है, व्यापार तो कोई और कर रहा है। तो मुझे यह विश्वास है कि एक स्वतंत्र व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा है, अंकेक्षण कर रहा है, तो वो मेरे वित्तीय हितों की सुरक्षा करेगा। तो ऐसे व्यक्तियों के वित्तीय हितों की सुरक्षा होती है, यानी कि निवेशकों की वित्तीय हितों की सुरक्षा होती है जो प्रबंध में शामिल नहीं है। पहला समझ गए? और एक और बात, आप स्कूल गए हो क्या कभी, ये बताओ? होमवर्क मिलता था आपको, फिर आप करके ले जाते थे या नहीं ले जाते थे? ले जाते थे। क्यों ले जाते थे होमवर्क? मैं आपको बताऊं क्यों ले जाते थे, उसका कारण बताता हूं।
कि साहब जो मास्टर जी थे ना आपके स्कूल वाले, उनके पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, कभी भी अचानक से किसी बच्चों को, हाँ भाई कॉपी लाना तेरी, कल का होमवर्क किया क्या, और जो पकड़ में आ गए तो फिर देखो। और हमारे मास्टर जी तो इतने बदमाश थे, लड़कियां अक्सर आगे बैठा करती थी और लड़के कहाँ बैठते थे, पीछे, और कहते आजा बेटा इधर आजा, लड़कियों के सामने मूर्खा बन, और लड़कियों को बोलते इसमें ध्यान रखना ये नीचे ना हो जाए। और लड़कियां एकदम कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाती थी कि गुरुजी नीचे बैठ गो। मैं कहा यार, और फिर डंडे पड़ते दनादन। मैं कहा यार यहाँ तो मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे। अच्छा क्या रोज होमवर्क चेक होता था? नहीं, कभी कभी। पर उस कभी कभी के चक्कर में हम रोज क्या करके ले जाते थे, होमवर्क। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि ये एहसास होता था कि पकड़े गए तो पीटे जाएंगे। तो एक तरह का मोरल प्रेशर आता है जब आपको ये मालूम है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी कभी भी क्या होगी, ऑडिट, और पकड़े गए तो नौकरी से जाओगे। तो आपके ऊपर क्या बनता है, एक कपट नहीं करने का एक मोरल प्रेशर बनता है, यार यहां कपट मत करो, पकड़े गए तो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे अब आप लोग जूनियर अकाउंटेंट बन जाओगे, रिश्वतबाजी करोगे और करोगे, आपको बता दूं आपकी भी क्या आएगी, एक ऑडिट आएगी, इंटरनल ऑडिट, और आपको उससे डर लगेगा कि यार ऑडिट में ना पकड़ में आ जाएंगे, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहोगे। और एक और बात, जब कोई स्वतंत्र व्यक्ति ऑडिट कर देता है तो खातों की विश्वसनीयता में क्या होती है, क्योंकि वो रिलायबल हो जाते हैं। जब कोई, देखिए क्या है, आज मैं अखबार में मेरा ऐड दे दूं और ये कहते हैं सर्वाधिक चयन, ठीक है, हम अपनी तारीफें कर दें, पब्लिक क्या करेगी, अखबार का तुरंत पेज पलट देगी। ये लोग ज्यादा विश्वास नहीं होता है उनको। लेकिन अगर आपको मेरे बारे में कोई और व्यक्ति बताए जो ना तो मेरा रिश्तेदार है, ना मेरा कोई मेरे से कमीशन लिया उसने, कुछ नहीं है, तो बताओ विश्वास होगा कि नहीं होगा? अब जैसे आप ही की बात करते हैं, आप यहाँ कैसे आए ये बताओ, इसकी दास्तान सुनाओ। किसने कहा कि हमारे यहाँ जाओ पहले से? तो उन्होंने कहा आपको? हमने उनको कमीशन दिया क्या? पूछना हमने उनको कमीशन दिया है क्या कोई, कि भाई तुम स्टूडेंट भेजना इतना देर को कमीशन दे देंगे? दिया है? हम तो चमन नहीं देते, फिर भी उन्होंने भेजा है। और इससे आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ, ज्यादा विश्वास, क्योंकि वो जो व्यक्ति हैं जो आपको बोल रहे हैं वो हमारे से क्या है, स्वतंत्र है। वो हमारे से क्या है, स्वतंत्र है। तो जब बही खाते एक स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा ऑडिट की जाती हैं तो उन खातों की विश्वसनीयता में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसे ही बच्चों, एक बैंक में आप लोन लेने के लिए जाओ, एक तो अकाउंट्स ऑडिटेड हो और एक आप घर में ही एक्सेल सीट पे बैलेंस शीट बना के ले जाओ। बताओ लोन किस में मिलेगा, ऑडिटेड में, क्योंकि विश्वास बढ़ गया। विश्वास बढ़ गया तो बैंक वाला लोन भी दे देगा। ऐसे ही पार्टनर्स के बीच में मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों से बचाव, इसको समझाओ कैसे। ऑडिट से पार्टनर लड़ेंगे नहीं क्या? लगाओ आप में से कोई दिमाग, आप बताओ बेटा ये फायदा कैसे है, साझेदारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों से बचाव। अच्छा चलो ये बताओ, विवाद होते क्यों हैं? पार्टनर्स के बीच में विवाद होते क्यों हैं? भैया सारा खेल एक ही है, पैसों का। अब एक पार्टनर को क्या लगता है कि यार मेरे को बहुत पैसा लेना है और ये मेरे साथ धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन अगर अकाउंट्स ऑडिटेड है, एक स्वतंत्र व्यक्ति ने ऑडिट करे हैं और उन्हें आपके सबका बैलेंस निकाल दिया कि भाई तेरे को ये लेना है, तेरे को ये लेना है, तो विवाद तो आधे वहीं क्या हो जाएंगे। ऐसे ही सेम कहानी किसकी है, व्यापारिक विवाद, क्योंकि चीजें क्या है, सर्टिफाइड है, एक सीए ने चेक किए हैं कि तुमको ये लेना है, तुमको ये देना है। मैं आपको व्यापारिक विवाद में कहानी सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक लेबर ने मालिक के ऊपर केस कर दिया, और ये सत्य घटना है। केस क्या कर दिया कि साहब ये हमको बोनस नहीं दे रहा, ये हमको बोनस नहीं दे रहा। और आपको बता दूं, बोनस एक्ट जो है वो ये कहता है कि कोई भी कर्मचारी की जो सैलरी होती है उसका 8.33% मिनिमम बोनस देना मैंडेटरी है। कहीं भी आप नौकरी करोगे, आपकी जो बेसिक सैलरी होगी उसका 8.33% मिनिमम आपको बोनस देना अनिवार्य है, मालिक देगा आपको। और मैक्सिमम कितना, 20%। तो वो किसी कर्मचारी ने उठा के मालिक के ऊपर केस ठोक दिया कोर्ट में। तो मालिक ने कहा साहब मैंने इनको बोनस दिया है, ये देखो
बोले साहब इतना सा दिया है, इतना कमाया है और इतना सा बोनस दिया है। मालिक ने कहा साहब मेरे ये ऑडिटेड अकाउंट्स है, आप प्रॉफिट देख लो और इसके हिसाब से जो बनता है कैलकुलेट कर लो, मैंने दिया है। तो वो कर्मचारी क्या कहता है, सर इसके अकाउंट्स ही फर्जी हैं, ऑडिट ही फर्जी है। कोर्ट क्या कहेगा, तू साहूकार है और पूरी दुनिया क्या है, फर्जी है। हमारे ऑडिटेड अकाउंट्स कोर्ट में एज ए एविडेंस एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो आधे विवाद तो वहीं खत्म। और बच्चों अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह लेनी है तो सरकारी सहायता तभी मिलती है बच्चों जब आपके अकाउंट्स क्या हों, ऑडिटेड हो। और हानि और क्षय, बताओ ऑडिट करेंगे हम, कई चीजें ढूंढेंगे, कई गलतियां पकड़ेंगे, तो आपको लॉस वगैरह क्या होंगे, कम होंगे। ये इसके कुछ क्या है बेनिफिट्स। अब इसकी ऑडिट के नुकसान क्या है, ये भी पढ़ो तो ठीक, नहीं पढ़ो तो ठीक, क्योंकि ये बहुत आसान से टॉपिक है, इनमें क्या डिटेल तो कुछ है नहीं। अच्छा ऑडिट के नुकसान भी हैं क्या। सबसे पहला नुकसान लागत में वृद्धि, क्योंकि सीए फोकट में काम नहीं करेगा, फीस लेगा तो एक कॉस्ट और बढ़ गई है आपकी। और मजेदार बात, वो गारंटी देता नहीं, सीए गारंटी देता नहीं, राय देता है और लागत और लग रही है। तीसरी चीज कर्मचारियों में असंतोष। बेटा कैसे समझाऊं, नहीं देखो मैं बताऊं, आप ईमानदार हो, आप अच्छे से काम कर रहे हो, पर मैं आपकी चेकिंग करने आ रहा हूं तो आपके मन में क्या भाव उत्पन्न होंगे, हम चोर हैं, हमारा काम चेक करने के लिए बंदे आपने हमारे पीछे जासूस लगा दिए। कर्मचारियों में क्या होता है, असंतोष होता है। और एक और बात, आप अपने काम में ऑलरेडी बिजी हो और मेरे जैसा बंदा पहुंच गया, कहते लाओ जी ये कैश बुक देना और ये देना, आप कह रहे भाई मैं मेरा काम करूंगी तुमसे ऑडिट कराऊं, तो दैनिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है। और एक और प्रॉब्लम क्या है, हम 100% चेकिंग करते ही नहीं। हम लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, नमूना जांच, 4 चीजें चेक कर ली, 6 चीजें छोड़ दी। सर तो ऐसे आप कर सकते हो, बिल्कुल सैंपलिंग अलाउड है, 100% चेकिंग करते ही नहीं। तो बताओ सही चीजें कहां से निकल कर आएंगी जब आप सैंपलिंग कर रहे हो। और एक और बात, गोपनीयता का क्या होता है, हनन, क्योंकि आपके व्यापार के सारे राज किसको मिल गए, सीए को मिल गए। आज जयपुर का कोई भी बिल्डर उठा के देख लो, कोई भी ज्वेलर उठा के देख लो, जो जयपुर की टॉप रिचेस्ट पार्टियां हैं, सारे क्या हैं, सीए हैं। ARG आत्माराम गुप्ता चार्टेड अकाउंटेंट, SNG सत्यनारायण गुप्ता चार्टेड अकाउंटेंट, समझो। मंगलम जो मंगल साहब है चार्टेड अकाउंटेंट, यूनिक बिल्डर के सरदार जी चार्टेड अकाउंटेंट। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के मालिक हैं सारे सीए हैं। सर ये कहां से बन गए, ऐसे सीख गए, लोगों से व्यापार करने सीख गए। तो सब व्यापार तो राज का ही तो खेल है। आप समझो, अगर आपको ये मालूम चल जाए कि पैसा कैसे कमाते हैं, तो मालूम है आपके मन में क्या फीलिंग आएगी कि मैं ये किन चक्रों में पड़ रहा हूं। क्या है जूनियर अकाउंटेंट, 50-60 हजार की नौकरी तुच्छ है। तो 50-60 हजार तो आप एक दिन में कमा सकते हो, पर वो राज है, वो व्यापार का राज है कि कैसे कमाए, और वो राज सारे हम सीख गए। सर आप क्यों सीख गए, क्योंकि उसके बिना तो हम ऑडिट कैसे करते, व्यापार का तो हमको ज्ञान लेना ही पड़ता है। बोलो समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चों, इन्वेस्टिगेशन। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, याद है आपको कहां पढ़ाया था मैंने, ऑडिट रिपोर्ट वाले चैप्टर में। ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, पूछता जाऊं, बता दे जाओ, ये बच्ची बताएगी। ऑडिट आलोचनात्मक कार्य है क्या, बस हाँ या ना का जवाब दो। ऑडिट आलोचनात्मक कार्य है या नहीं है, बिल्कुल है। और इन्वेस्टिगेशन वो भी आलोचनात्मक है, फिर फर्क क्या है। ऑडिट सामान्य उद्देश्य के लिए आलोचनात्मक कार्य है और इन्वेस्टिगेशन विशेष उद्देश्य के लिए किए जाने वाला आलोचनात्मक कार्य। एक बात, ऑडिटर ऑडिट करके क्या देगा, रिपोर्ट, और इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सर्टिफिकेट। ऑडिटर की योग्यता है कि नहीं है, कौन होना चाहिए, चार्टेड अकाउंटेंट। इन्वेस्टिगेटर कोई भी हो सकता है। ऑडिट नॉर्मली 1 साल की होती है, एक फाइनेंशियल ईयर की होती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन 2 महीने की भी हो सकती है, तो 5 साल की भी हो सकती है, इसकी कोई अवधि निर्धारित नहीं है। ऑडिट रिपोर्ट का एक फॉर्मेट फिक्स है, और आपने मेरे से ऐसे 700 में पॉइंट भी पढ़े थे, कितने पॉइंट थे, 13 पॉइंट थे। लेकिन सर्टिफिकेट का ऐसा कोई प्रारूप निर्धारित नहीं है।
हर आदमी अपने अपने तरीके से सर्टिफिकेट देते हैं। ऑडिट में हमको ये सिखाया गया कि अंकेक्षक शंकाशील नहीं होना चाहिए, हमें विश्वास के साथ काम करना होता है, जबकि इन्वेस्टिगेटर वाले को सिखाया जाता है कि शक के आधार पे काम करो। आप पुलिस वालों को देखो, पुलिस वाले जब जांच पड़ताल शुरू करते हैं तो जो रिपोर्ट लिखाता है ना उसी के यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो क्राइम होते हैं पुलिस वालों को तो सिखाया जाता है भाई कोई भी आदमी क्राइम क्यों करता है, जब उसके पास कोई ना कोई क्राइम करने का मोटिव हो। मैं आपका मर्डर क्यों करूंगा सिकंदर बताओ, मैं तो कोई मोटिव मेरे पास तो है नहीं कि मैं इसको क्यों मारूं, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड इसका मर्डर कर सकती है, उसके पास एक मोटिव है। तो कहीं ना कहीं क्राइम के पीछे मोटिव होता है। तो पुलिस वाले जब ट्रेनिंग लेते हैं तो उनको यही सिखाया जाता है कि आप जो रिपोर्ट दर्ज कराने हैं ना उसी पे क्या करो, शक करो। उनको शक के आधार पे काम शुरू करना होता है और हमें विश्वास के आधार पे, और हम सिर्फ राय देते हैं और ये तथ्यों को क्या करते हैं, सर्टिफाई करते हैं। बोलो समझ में आ गया क्या, क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, छोटे मोटे पॉइंट हैं, कभी कभार पूछ लेते हैं। आपसे एक बात पूछता हूं, सिंपल सी बताना, ऑडिट विलासिता है या अनिवार्यता? ऑडिट जो है वो लग्जरी है या नेसेसिटी है? बताएं, क्या विचार है आपके, आप क्या कहना चाहेंगे? ऑडिट अंकेक्षण जो है वो विलासिता है या अनिवार्यता है? तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं हो सकता, डिपेंड करेगा सरकमस्टांसेस पे। एक चाय की दुकान वाला हमारे जैसे सीए को अपॉइंट करके ऑडिट करवाना चाहे तो उसके लिए ये विलासिता है, क्योंकि जरूरी नहीं है। लेकिन जो बड़े व्यापार हैं वहां पर ऑडिट एक तरह की क्या है, अनिवार्यता है। अच्छा, लेखांकन, लेखांकन विलासिता है या अनिवार्यता? साहब हिसाब किताब तो चाय वाला भी रखता है। अभी हमारे यहाँ जो चाय देने आता है क्या डेली पैसे लेके जाता है हमसे? डेली थोड़ी पैसे लेगा। अब दिन में 4 बार चाय मंगाते हैं, हम 4 बार पैसे लेने आएगा क्या? महीने का बिल देता है एक साथ। अब कोई एक भी चाय लिखना भूल गया तो उसको तो नुकसान है ना। तो लेखांकन अनिवार्यता होती है, विलासिता नहीं होता। जबकि अंकेक्षण छोटे व्यवसाय के लिए क्या हो सकता है, विलासिता, लेकिन बड़े व्यवसाय के लिए क्या होती है, अनिवार्यता। समझ रहे हो? मेरे पापा ने तो मुझे एक ही बात सिखाई, बेटा, जिस व्यापारी का यानी कि जिस दुकान का गल्ला मैच नहीं होता है और जिस फैक्ट्री का स्टॉक मैच नहीं होता है वो जिंदगी में प्रॉफिट में नहीं आ सकता। आप दुकान करके बैठे हो, शाम को आप गल्ला मैच नहीं कर पा रहे हो। गल्ला समझ गए ना, कि सुबह 50 रुपए पड़े थे, शाम को कितने आ गए, कहां से आए, क्यों आए, कहां गए, तो ये मान लो आप व्यापारी हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको तो कोई भी लूट लेगा, आपको मालूम ही नहीं चलेगा। आज सुबह की बात बताता हूं, ये जो मेरा पर्स है, मैं क्या करता हूँ, घर पे जाते ही हमारे जो हॉल है उसमें ये पर्स रख देता हूँ। मेरे पापा को इस चीज से बड़ी चिढ़ होती है, क्यों काम वाली बाई आती है और आती है, बोले यार तू ओपन में ऐसे पर्स रख देता है। तो आज उन्होंने मेरा परीक्षण किया, ये पर्स उन्होंने पार कर दिया और छुपा दिया। अब मैं ढूंढ रहा हूँ उनका पर्स कहाँ गया, तो मेरी मम्मी ने मेरे को इशारा कर दिया, आज तेरे पापा तेरे मजे ले रहे हैं। बोला उन्होंने छुपा दिया। तो मैं गया पापा के पास, मैं कहा पापा वो मेरा पर्स आपने ले लिया, आपको पैसे चाहिए थे, मेरे को बता दो। बोला नहीं, मैं तेरे को सुधारना चाहता हूँ। मैंने कहा बताओ, तेरे को मालूम है तेरे पर्स में कितने पैसे हैं? मैंने कहा 16,480 रुपये। क्या बात कर रहा है? मैंने कहा गिन लो। गिने, चुपचाप पर्स दे दिया। गलती होगी भाई, तू सीए है। मैं कहा मेरे पेटीएम में कितने पैसे हैं, मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ये तो मेरे दिमाग में रहता है, सीए हूं, आप इसकी बात कर रहे हो। नहीं समझे? पाई पाई का हिसाब होना चाहिए, पाई पाई का। अगर मनीष ने मेरे से 10 रुपए की चाय पी ली ना, ये भूल जाएगा, पर मैं लिख लेता हूं, मैं लिख लेता हूं, भले ही अकाउंट्स ये पढ़ाता होगा, अकाउंट्स समझा मैं हूं। हुआ था आज से 6 दिन पहले, चाय पी ली मेरे से 10 रुपए की, पिला ही नहीं रहा। मैंने कहा आजकल यार ऐसी कैसी एंट्री हो गई जो डेबिट साइड में हो रही है, क्रेडिट हो ही नहीं रही। बोला नहीं ऐसा नहीं होता। मैंने कहा 6 दिन पहले तूने चाय पिलाई थी, मैंने, तूने अभी तक नहीं पिलाई। बोलो रे हाँ। मैंने कहा क्रेडिट कर फटाफट, हिसाब किताब मैच हो, बताओ जरूरी है क्या? नहीं तो आप व्यापार कर ही नहीं सकते। इसलिए लेखांकन अनिवार्यता है, अंकेक्षण विलासिता हो सकती है।
लेकिन अत्यंत छोटे व्यवसाय के लिए विलासिता हो सकता है, बड़े व्यवसाय के लिए ये सदैव क्या होगी, अनिवार्यता। समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ऑडिट को नियंत्रित करने वाले आधारभूत सिद्धांत। एक डायलॉग याद रखना बच्चों, कोई भी ऑडिटर ऑडिट करेगा तो उसको कुछ सिद्धांतों की पालना करनी पड़ेगी, और ये टोटल सिद्धांत कितने हैं, 9। एक डायलॉग याद रखना बच्चों, डिस्को पेयर। देखो बच्चों कैसे, ये जो ऑडिट के सिद्धांत हैं, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना सिद्धांत किस में बताए गए हैं। पहले ऐसे 200 में थे, वहां से हटा दिए। अब हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट की आचार संहिता में बताए गए हैं, कोड ऑफ एथिक्स में। और पहले क्या थे, AAS 1 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 1 में बताए गए हैं। हमारे टोटल 9 सिद्धांत हैं, और 9 सिद्धांत का डायलॉग डिस्को पेयर। डिस्को पेयर, डी का मतलब डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन मतलब प्रपत्रीकरण। बताओ इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब क्या समझे, हालांकि आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। क्या होता है बताओ डॉक्यूमेंटेशन, बताओ। प्रपत्रीकरण यानी कि अंकेक्षक को राय देने से पहले कार्यपत्र जुटाने चाहिए। कार्यपत्र किसकी संपत्ति है, अंकेक्षक की। बिना कार्यपत्र के राय मत दे देना बच्चों, नहीं तो कोर्ट के चक्कर लगाते रहोगे। आई का मतलब इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मतलब क्या होता है बच्चों, ईमानदारी। ईमानदारी, अंकेक्षक को कैसा व्यक्ति होना चाहिए, ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। यह अंकेक्षक का गुण है। जब तक वो ईमानदार नहीं है वो स्वतंत्र नहीं हो सकता, और जब तक वो स्वतंत्र नहीं हो सकता वो ऑडिटर नहीं हो सकता। एस का मतलब क्या है, स्किल, दक्षता। अंकेक्षक को कैसा व्यक्ति होना चाहिए, दक्ष व्यक्ति होना चाहिए। आप ऑडिट करने जा रहे हो और आपको अकाउंट्स नहीं आती तो ऑडिट कैसे करोगे, आप में दक्षता होनी चाहिए। सी का मतलब क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। गोपनीयता, आपको जो भी सूचना आपके क्लाइंट से मिली है उसको बिल्कुल क्या रखना, आपको गोपनीय रखना है। अंकेक्षक में गुण होना चाहिए। तो आप देख पा रहे हो ये तीनों के तीनों अंकेक्षक के क्या हैं, गुण हैं, और इन गुणों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। इनके बिना आप ऑडिट नहीं कर सकते। आपको जो भी क्लाइंट ने सूचना दी है बहुत ही सोच समझ के दी है और विश्वास के साथ दी है, आप किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे। ओ का मतलब होता है यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स। यूजिंग द वर्क ऑफ अदर्स, दूसरे के काम को यूज करना। ध्यान हो तो ऐसे कौन सा था, 600 से लेकर 699 का ब्लॉक। क्या हम दूसरे के काम को यूज कर सकते हैं, बताओ बच्चों, क्या हम दूसरे के काम को यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन दायित्व आपका था, आपका है और आपका रहेगा। एक क्वेश्चन पूछता हूं, आंतरिक अंकेक्षक के कार्य को वैधानिक अंकेक्षक के द्वारा यूज किया गया, दायित्व किसका होगा? बताओ, आंतरिक अंकेक्षक का कि वैधानिक अंकेक्षक का? वैधानिक अंकेक्षक का, चाहे वो गलत और चाहे वो सही हो। आप काम यूज कर सकते हो पर सावधानी के साथ। ये डिस्को समझ में आ गया। डिस्को के बाद में पेयर, पी का मतलब क्या है बच्चों? प्लानिंग, नियोजन। प्लानिंग, नियोजन, बिना सोचे समझे ऑडिट हो ही नहीं सकती। ये हम किस में पढ़ेंगे? ऐसे 300 में, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ऑडिट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऑडिट एविडेंस, अंकेक्षण साक्ष्य चाहिए। अंकेक्षण साक्ष्य की आपको आवश्यकता है। बिना साक्ष्य के आप राय कैसे देंगे? तो राय का आधार है, और ये आप हल्का फुल्का मेरे से पढ़ चुके हैं। कहां पर? ऐसे 500 में। और आई का मतलब क्या होता है बच्चों? इंटरनल कंट्रोल। किसी भी संस्था की ऑडिट करने से पहले उसके सिस्टम की स्टडी करेंगे। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक नियंत्रण की स्टडी करेंगे। और आंतरिक नियंत्रण तंत्र को हम किस में पढ़ेंगे? ऐसे 315 में। और आखिरी है बच्चों आर का मतलब क्या है?
रिपोर्टिंग, ऑडिटर को ऑडिट करके अपना क्या देना है, रिपोर्ट देना है, प्रतिवेदन देना है। और रिपोर्टिंग का मेरे से पहले से पढ़ चुके हैं, SS 700 से 799। तो ये हमारे 9 सिद्धांत हैं बच्चों। इन 9 सिद्धांतों के आधार पर हम क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं। हमको ये 9 सिद्धांत फॉलो करने हैं। बिना डॉक्यूमेंटेशन के हम ऑडिट नहीं करेंगे। हमें वही काम करना चाहिए जिसके लिए हम स्किल्ड हैं, जिसका हमको नॉलेज है। ईमानदारी के साथ हमको काम करना है, कॉन्फिडेंशियल रहना है। दूसरे के काम को यूज करना चाहो करो, पर सावधानी के साथ, प्लानिंग के साथ ऑडिट करना, साक्ष्य जुटा के अपनी राय व्यक्त करना, सिस्टम को स्टडी करना, और फाइनली क्या व्यक्त करना, रिपोर्ट। ये हमारे 9 सिद्धांत होते हैं। मैंने इसका एक डायलॉग बना दिया आपके लिए, क्या, डिस्को पेयर, याद रह जाएगा 9 सिद्धांत। तो ये अंकेक्षण का आधारभूत सिद्धांत भी मैंने क्या करा दिया है, कंप्लीट करा दिया है। अंकेक्षक के गुण ये अपन कल करेंगे, और कल अपन नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू कर देंगे। क्लियर है?